नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबकी निगाहें टिकी थी फ्रांस में G7 समिट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीने बाद होने वाली मुलाकात पर। वैसे तो G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर चुके थे, लेकिन जब 1 टू 1 मुलाकात हुई तो उसके बाद तो ट्रंप ने कई ऐसी बातें कही जिनके बारे में जरा जानने की कोशिश करेंगे। आदित्य सत्संगी जी जुड़ रहे हैं अमेरिका से, वही जरा इनको डिकोड करेंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, मोदी की तारीफ करना, वो शांत हैं, वो संयमित हैं, मुझ में ऐसा धैर्य नहीं है, लेकिन टफ वार्ताकार हैं, सख्त और मजबूत नेता हैं। इन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा ट्रंप के द्वारा। वो जानते हैं कि 16 महीने से उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें क्यों नहीं हुई हैं। कम से कम 4 ऐसे मौके थे जब मुलाकात हो सकती थी और प्रधानमंत्री ने उन डेस्टिनेशन के लिए अपनी रवानगी टाल दी थी। तो वो इसीलिए प्रधानमंत्री को संयमित, शांत, धैर्यवान और मजबूत नेता बता रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जो वो किसी का भी अपमान कर देते थे, कम से कम 2 नेताओं का मैं नाम लूँगा, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे चाइना के राष्ट्रपति। दोनों ही ये संकल्प ले लिए थे कि हम वॉशिंगटन नहीं जाएंगे, हम व्हाइट हाउस नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये एक तरीके से कहना चाहिए कि बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। तो ये एक नीति अच्छी रही कि प्रधानमंत्री नहीं गए, इनके बुलावे पर भी नहीं गए। बिल्कुल अच्छी नीति है। आपको इसके पहले समझना पड़ेगा न्यूयॉर्कर का नेचर। न्यूयॉर्कर कैसे रहता है, न्यूयॉर्क में बड़े हुए ना। न्यूयॉर्कर जो होता है वो स्मॉल टॉक बहुत करता है। स्मॉल टॉक बोलते हैं अमेरिका में चापलूसी की बातें, इधर उधर की बातें, इधर उधर की। जैसे अगर मुद्दे की बात करनी होगी, उसके पहले बात होती है कि आकाश नीला है, पेड़ हरे हैं, जमीन ब्राउन कलर की है, कत्थई कलर की है, ऐसी बातें करते हैं लोग, है ना। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव है। और इसमें आप किसी न्यूयॉर्कर के स्ट्रीट वेंडर के पास जाइए, वो इतनी स्मूथ बातें करेगा आपको पटाने के लिए कि आप उससे कुछ खरीद लें। ये है न्यूयॉर्क इनका बात करने का तरीका। उसमें 10% भी सच नहीं होगा या 10% बिलीव भी नहीं करते। और प्लस ये जो ट्रम्प जिस परिवार से आते हैं, उनके लिए लोग, पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उनके लिए ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं किसी की चापलूसी से। और मोदी जी की तारीफ तो इतनी ज़्यादा की जाती है कि उनको किसी की चापलूसी की ज़रूरत है नहीं। बाय द वे, उनके काम से उनकी जेन्युइन तारीफ होती है। तो इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें करेंगे कि मैं मोदी को डिफेंड करूंगा, बाकियों को नहीं करूंगा, इस तरह की बातें करना। तो मैं आपने जो हर शब्द यूज किया, संयमी, अब उससे हम क्या समझे और वो क्या बोलना चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं संयमी है, तो ये बोलना चाहते हैं कि मैं इसको करप्ट नहीं कर सकता, ये अमेरिकन सोचेगा। हमारे लिए संयम योग का शब्द हो गया, धारणा, ध्यान, समाधि को संयम बोलते हैं, है ना। तो बहुत फर्क है दोनों में। तीसरा, शांत रहते हैं। उससे उनका मतलब ये है कि ये उनकी बात मन के अंदर पढ़ नहीं सकते, ये बोलना चाहते हैं। और हमारी तरफ से होगा शांत रहते, इसका मतलब कि ये पता नहीं कौन सी बात सोशल मीडिया पे डाल दे। ये भी हाँ, डर रहता है। ये तो रोज ही बक बक करते हैं। हाँ, कोई क्या पता नहीं क्या डाल दे सोशल मीडिया पे। तो आई थिंक मोदी जी बड़ा स्क्रिप्ट लेके गए थे। आपने देखा होगा, पर्ची थी उनके हाथ में, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने और बाकी
मिनिस्ट्रीज ने उनको इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हम कर सकते हैं इस मीटिंग के अंदर, और शायद इस मीटिंग के बाद ही वो डिसाइड करें कि मायामी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए G20 के लिए। मेरे हिसाब से उनको नहीं जाना चाहिए या वो नहीं जाएंगे फॉर वेरियस रीजन आई एम थिंकिंग, क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका को नहीं बुला रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिक्स मेंबर, तो इन लाइन विद सॉलिडारिटी विद ब्रिक्स उधर नहीं जाना चाहिए। और आज के समय में ब्रिक्स इज ए बिगर इकोनॉमिक ब्लॉक देन G7, तो आज के समय में। और आपने देखा होगा इस पूरे G7 मीटिंग में एक वन कंट्री इज अ कॉमन कनेक्शन ऑफ फॉर ऑल द कंट्रीज विच इज भारत। इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील, इंडिया इटली के बीच में बातचीत चल रही है, इंडिया फ्रांस, इंडिया इजिप्ट, इजिप्ट तो ऑब्जर्वर था वहाँ पे, इंडिया यूके FTA ऑलरेडी साइन हो चुका है। सो इंडिया जापान बातचीत चल रही है, UPI जापान एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। सो इन ऑल दीज कंट्रीज इंडिया इज द सेंटर पीस। तो इंडिया वॉज द सेंटर पीस ऑफ दिस मीटिंग, और वेस्ट चाहता था इंडिया को पटा ले क्योंकि उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, क्योंकि बिकॉज फेक करेंसी, जो करेंसी वैल्यूएशन किया हुआ फेक करेंसी वैल्यूएशन है, जिससे बाकी सारी कंट्रीज का टैलेंट खींचा जाए, इसलिए करते हैं। आदित्य जी, एक बेसिक, एक गुणात्मक अंतर दिखाई दिया है। पहले ट्रंप और मोदी जी मिलते थे तो जफ्फियां डालते थे, इस बार वो जफ्फी गायब थी। प्रधानमंत्री ने एक डिस्टेंस बना करके रखा है, सिर्फ सिंपल वे में जाकर के मिले हैं, हाथ मिलाया है, आराम से बात की है। कहीं कोई अतिरेक पूर्ण व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज या किसी भी तरह का, जिसको हम कहते हैं कि हद से ज्यादा उत्साहित दिखना, आगे के लिए, भविष्य के लिए, संबंधों को लेकर के, व्यापारिक रिश्तों को लेकर के, वो सब चीजें नहीं दिखाई दी हैं इस बार। और मोदी जी ने शायद जो पहले होता था कि साहब माय डियर फ्रेंड, मेरा ये मेरा वो सब से भी परहेज किया है। तो जो व्यवहार रहा है पिछले 16 महीने में अमेरिका का भारत के प्रति, भारत को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं अलग अलग फ्रंट पर, उसको अभी भी मोदी जी और भारत बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एब्सोल्युटली, सी प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ही इज द फेस ऑफ द कंट्री। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, वो तो अच्छी बातें ही बोलेंगे जो सामान्य हो, लेकिन जो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है, जो अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट्स है, जो जयशंकर जी का स्टेटमेंट्स है, दैट इज़ द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो ट्रम्प को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी तो इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, इज द लीडर ऑफ द कंट्री। उनका काम अलग होता है, उनका काम होता है शिष्टाचार दिखाएं, बात जो अच्छी तरह बात करता है उसके बात की जाए, क्योंकि वही उनका काम है। लेकिन जो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स बात कर रहे हैं, वो ट्रम्प को ज़्यादा रीड करना चाहिए। तो पीपल हैव रेड द इंटेंशंस ऑफ ट्रम्प, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, उसका रेसिज्म टुवर्ड्स ब्राउन स्किन, वो सब पढ़ लिया गया है। तो आई थिंक इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एकदम से तो सारी इकोनॉमी को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, और हमें अभी भी रिजर्व करेंसी डॉलर ही है, तो धीरे धीरे उसके साथ डिसएंटेंगल किया जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस जो उसमें डिपेंडेंट है। तो उनका स्टेप मेजर्ड है, और जो लोग कोई रिएक्ट कर रहे हैं कि मोदी को और टफ होना चाहिए, ऐसा नहीं चलता। बहुत सारी फैमिलीज डिपेंडेंट है उस रेवेन्यूज पे, और इवेंचुअली वो समय आएगा। अभी लोगों को पेशेंटली देखना पड़ेगा कि ये टैंगो कैसे मोदी जी खेलते हैं, एंड आई थिंक इट विल बी ए मास्टर क्लास इन डिप्लोमेसी, ये समझना पड़ेगा। अब रही बात ट्रम्प की, आपने जो बोला कि ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प को ये बात तो मालूम है, टफ नेगोशिएटर जब वो बोलते हैं कि जो उनको चाहिए भारत से, वो चाहिए मार्केट एक्सेस, और भारत को जो अमेरिका से चाहिए मार्केट एक्सेस, दोनों को मार्केट एक्सेस ही चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका में प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा है। जैसे आज भी महिंद्रा की कार वहाँ पे बिक नहीं सकती, यहाँ पे बिक नहीं सकती। और भारत में वो चाहते हैं कि अमेरिकी सारी कारें बिकें या सारे प्रोडक्ट्स बिकें, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो दोनों की साइड से जेन्युइन कंसर्न है टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री। और अमेरिका को मालूम है इंडिया हैज़ द एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग। अगर उसके पास टेक्नोलॉजी होगी तो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन इन द वर्ल्ड, तो इजीली स्केल अप कर सकता है। सो दे वांट टू रिटेन इंडिया ऑन देयर साइड, at the same time punish India for being a non-Christian country. Religion plays a very big role in American politics. FCRA का आपको मालूम ही है। रास्ते सारे बंद किए जा रहे। आदित्य जी, इस पूरे G7 समिट में जो भी 2-3 दिन हमें विजुअल्स देखने को मिले, कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो खड़े होने का स्थान ग्रुप के समय भी और जो चेयर लगी हुई थी वहां भी बिल्कुल मेन जगहों पर ही रखा है, अग्रिम पंक्ति में या अपने आसपास रखा है। इधर ट्रम्प बैठे हैं, इधर मोदी जी बैठे हैं, इस तरीके से रखा हुआ है। इसके अलावा एक बात और नोटिस की गई है, लगभग सभी देशों के नेता नरेंद्र मोदी से आकर के मिल रहे थे, हंस करके बात कर रहे थे। वहीं पर बहुत सारे लोग तो नेगोशिएट भी कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे कुछ कुछ विषयों पर, और वो भी प्रफुल्ल मुद्रा में सबसे बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग दिखाई दिए, थोड़े से जैसे उनको झटका लगा हो। जो चीजें हैं ये, इसके लिए कोई और जिम्मेदार थोड़ा है। इन्होंने दुनिया में किस देश को बख्शा है या किस नेता को बख्शा है जिसके बारे में अनाप शनाप बयान ना दिए हों। देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इज इम्प्रेसिव ओनली फॉर फ्यू मागा पीपल। उनकी पत्नी के लिए इम्प्रेसिव हो या ना हो ये भी शक हो सकता है कभी कभी, बट ही इज इम्प्रेसिव फॉर ओनली फ्यू मागा पीपल। अगेन देखिए उस पूरी मीटिंग में द मेन कंट्री वाज इंडिया, नॉट यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो इसलिए कि भारत के पास पोटेंशियल है। इट गोज क्रेडिट टू ऑल द, जैसे मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ भारतीय, उनको क्रेडिट जाता है कि टुडे इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट ए पेस विच अमेरिका कैन नॉट इमेजिन। और फॉरेन की रिपोर्ट्स को, वेस्टर्न रिपोर्ट्स को आपको नहीं देखना चाहिए। वेस्टर्न रिपोर्ट्स को तो अमेरिकन ही ट्रस्ट नहीं करते, फॉरगेट अबाउट इंडिया। तो इंडिया में उसको काफ़ी उछाला जाता है थ्रू अपोजिशन। तो भारत का जो रुपए का जो ट्रेड है 1,78,000 करोड़ का, जो 1,000 करोड़ का जो डिफेंस आउट प्रोडक्शन है, जो अभी रिपोर्ट किया राजनाथ सिंह जी ने, दिस इज रिमार्केबल। तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम लाइक यूएसए एंड रशिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसिंग कंट्री। खुद ही शिप बनाता है, खुद के न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाता है, खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। तो इंडिया, यूरोप ने एक तरह से रिकॉग्निशन दिया है भारत को कि यस वी रिकॉग्नाइज यू एट पार। और दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है अमेरिका का कि इन ब्रिक्स को तोड़ना, कि ब्रिक्स टूट जाएगा अगर इंडिया उनके साथ आ जाएगा। बाय द वे ब्रिक्स टर्म तो गोल्डमैन सैक्स ने बनाई थी 2002 में, तो उसका तो भारत भी उसका रचयिता नहीं है। सो दैट वाज द मेन गोल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रांस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेस्टर्न गेम्स, नो, फ्रांस उनके साथ ही है, लेकिन फ्रांस हमेशा पैसे के लिए कुछ भी करता है। फ्रांस चार्जेस मोर फॉर एवरीथिंग डिफेंस देन अमेरिका, लेकिन बिकॉज इट इज डिफरेंट एंड लिटिल बिट न्यूट्रल देन द वेस्ट एंग्लो सैक्सन क्लब, इसलिए भारत के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक तरह रिकॉग्निशन है बाय द यूरोप and America that yes, we do recognize India. We don't recognize Russia, we don't recognize China, but we recognize India. भारत के लिए तो doesn't matter. In any case हमारे लिए मैटर नहीं करता, because as long as jobs secure रहे भारत के अंदर, investment आता रहे और existing investment आता रहे, that is very good. और ये बात आपने शायद नोटिस करी होगी कि भारत ने एक नया रिसर्च
की पॉलिसी निकाली है. All the top Indian origin researchers in the Western world, India is going to attract them. पूरा relocation cost plus transportation cost सब देने वाले हैं. तो India has started that policy also. इससे तो इन सबके कान खड़े होने चाहिए, but they are not looking in that direction. Just इस साल 2029 तक आप देखेंगे American universities will start closing down, क्योंकि भारतीय सोल्जर्स बहुत स्टूडेंट बहुत कम होने वाले हैं. तो एक साल में करीब $75 बिलियन का लॉस होगा. अगर 4 साल की डिग्री लगाते हैं तो $350 बिलियन का लॉस. कोई यूनिवर्सिटी चलने वाली नहीं है अमेरिका में या यूरोप में भी. 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की घटना को ट्रंप के सामने उठाया है मोदी जी ने, और बहुत सख्ती के साथ उठाया है. G7 समिट में भी उठाया है सभी देशों के बीच में कि समुद्र में हमारे लाखों नाविक हैं जो काम करते हैं, कैप्टन से लेकर के और दूसरे, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए. और ट्रंप को कहना पड़ा कि हम मिलजुल करके इस मसले पर आगे बढ़ेंगे. ये वो तो मर्डर था, मर्डर ऑन द हाई सीज, और यूएस नेवी ने किया था. कैनॉट बी कोलैटरल डैमेज. अगर वो बोल रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है शिप, फिर भी आप रेस्क्यू मिशन कर सकते हैं, शिप को डिसेबल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. बट अटैकिंग द इंजन रूम, सबको मालूम है इंजन की रूम के अंदर ही लोग काम करते हैं, मैकेनिक्स और कैडेट्स. तो वहाँ पे अटैक करना वाज ए क्रिमिनल. द मेनी अदर वार्निंग शॉट्स कुड हैव बीन डन. बोर्ड कर सकते थे वेसल. F-18 से फायर करना वाज ए डेलिब्रेट डिसीजन टू अटैक एंड शो समथिंग टू इंडियंस. सपोज करो कल को भारत रेसिप्रोकेट करे, भारतीय एयरफोर्स जाके अटैक करे अमेरिकन शिप के ऊपर, सो व्हाट विल बी, हाउ अमेरिका विल रिएक्ट? आई थिंक दैट विल बी टिट फॉर टैट. लेकिन फिर भी मोदी जी ने बहुत सख्ती से उठाया वो इशू. 3-4 बार उठाया है, पर्सनल मीटिंग में उठाया है. मुझे तो लगता था जो वो फोटोग्राफ लिया, जिस भी कैमरा मैंने लिया है, इट वाज अ फैंटास्टिक फोटोग्राफ. इंटेंस में नीचे की तरफ, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट. उसको अवार्ड मिलना चाहिए इस फोटो को. इट स्पीक्स अ लॉट. द एंग्विश, द एंगर, देश का गुस्सा सब दिखता है इस फोटोग्राफ में. और प्रेसिडेंट ट्रम्प सहम के बैठ गए, डर गए. और जो थैंक गॉड लोग अमित शाह जी से पाला नहीं पड़ा, नहीं तो अमित शाह जी कुछ और बोलते. या योगी जी से नहीं पड़ा, नहीं तो उसको वहीं पे बुलडोजर का टेस्ट दिखाते हैं, वहाँ पे कुछ और दिखाते हैं. और यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने एक समय चिढ़ करके कहा था ये डेड इकोनॉमी है. आज वो एक तरीके से मिन्नतें ही कर रहे हैं कि हमारे लिए अलग अलग सेक्टर खोल दीजिए. और जिन्होंने आदित्य जी नरेंद्र सरेंडर कह करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ एक बयान ने उनको जवाब दे दिया. टफ वार्ताकार कि मोदी जी को वार्ता की टेबल पर अपनी शर्तों पर झुकाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. सरेंडर तो सिर्फ 2 लोगों ने किया था, वो थे मनमोहन सिंह और दूसरे आपके चिदम्बरम. चिदम्बरम तो कि वो एलिगेशंस है कि वो फेक नोट प्रिंटिंग के लिए ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट. एलिगेशंस है उनके ऊपर, प्रूफ तो शायद किसी को मिलेगा नहीं. बट द पॉइंट इज कि देखिए, भारत, अमेरिका में कोई भी कांग्रेसमैन नहीं है, सेनेटर नहीं है आज तक इतिहास में जो भारत को क्रिटिसिज्म करता हो, आज तक नहीं करते. और उसका श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को. मैं तो हिस्ट्री की बुक्स लिखता हूँ, मैं अगर पूरा एनालिसिस करूँ, इस गोज बैक टू सुभाष चंद्र बोस. कि जब से INA इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, तब से कोई भी एंग्लो सैक्सन भारत का क्रिटिसिज्म नहीं करता है. लेकिन ट्रम्प की ऑडेसिटी थी भारत को डेड इकोनॉमी बुलाए. एक्चुअली भारत की रियल इकोनॉमी है, अमेरिका की आर्टिफिशियल इकोनॉमी है. बट बिकॉज डॉलर उसकी करेंसी है, आपको वेल्थ दिखाई देती है. एंड आई कमेंट देम ऑन दैट कि किस तरह उन्होंने डॉलर को मैनेज किया है पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व बिठाने के लिए. नाउ अब वो समय भारत का शुरू हो रहा है वापस.
तो इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर भारत स्टार्टिंग। और इस गोल्डन पीरियड में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भारत ने अपनी सैन्य स्ट्रेटेजी को सबसे आगे रखा है। अभी भी आजकल भी बहुत लोग मजाक बनाते हैं कि अरे अमेरिका इज अ सुपर पावर, नॉट इन द आईज ऑफ ईरान, not in the eyes of Vietnam, not in the eyes of Afghanistan, not in the Russian eyes, not in the Chinese eyes, why only Indian eyes, है ना? तो मेरा ये प्रश्न उठता है उन लोगों से कि जब तक आप अमेरिका को समझेंगे नहीं कैसे उसकी इकोनॉमी चलती है, आप इस तरह गलत गलत निष्कर्षों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका की इकोनॉमी चलती है एयरक्राफ्ट कैरियर पे और दूसरा ऑयल पे, दो चीज़ों पर ही अमेरिकन इकोनॉमी चलती है। फार्मास्यूटिकल्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स मतलब अमेरिका कहीं भी जाके किसी पर भी अटैक कर सकता है, और लोग इसी डर की वजह से अमेरिका के साथ ट्रेड ब्लॉक्स में आते हैं। जब भारत ऐसे खड़ा हो रहा है, इसका मतलब बैक पूरा भारत को, ना पाकिस्तान है ना चाइना है, हम लोग किसी को, वैसे चाइना भी काफ़ी मैच्योर तरीके से खेलता है, रशिया भी काफ़ी मैच्योर तरीके से खेलता है। वी डोंट थ्रेटन एनीवन अनलेस वी हैव बैकिंग। तो इस बार जब मोदी जी खड़े हो रहे हैं तो उनको अपनी सेनाओं में पूरा विश्वास है, हमारे होमवर्क में पूरा विश्वास है। सो ये बात किसी भी वेस्टर्न कंट्री को पसंद नहीं है, इसलिए अब टिमोथी इनिशिएटिव ये बहुत बड़ी चीज़ पकड़ी है भारतीय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वो भी बेंगलोर की ईडी ने पकड़ी है, और भी बाकी अब उसमें छापे पड़ेंगे। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़, ये सब वेस्टर्न स्टेट टूल्स हैं, ये कोई वो नहीं है। तो आई एम श्योर कि मोदी जी ने इस बात पे बात की होगी कि स्टॉप इंटरफेयरिंग इन इंडियाज इंटरनल पॉलिटिक्स, और नहीं तो फिर भारत को बालाकोट करना पड़ेगा पश्चिमी देशों में, वहां पे भी भारत को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे वो लोग यहाँ पे करते हैं। तो आई थिंक ये भारत के लिए नया डायरेक्शन चूज करने का भी समय है कि हम पूरी तरीके से बदलें, कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी शक्ति के साथ झुक के सामने आता है आपके सामने या तारीफ करने की कोशिश करता है इसका मतलब ये है उसको कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। आप याद रखिए 71 का ये तो आपने देखा ही है, निक्सन का। उसके बाद भारत से रिश्ते इंप्रूव करने के लिए रोनाल्ड रीगन ने इंदिरा गांधी को बुलाया था 83, है ना? 83 वाज लास्ट विजिट, और उस स्पीच में इंदिरा गांधी ने भी यही बात बोली थी, भारत एक सिविलाइजेशन कंट्री है, आप कॉलोनी है, आप नहीं लड़ सकते हमसे, आप पहले भी लड़ सकते थे, आज भी लड़ सकते हैं। और आज तो भारत की बात ही कुछ और है मोदी जी के कार्यकाल में। He is proved to be the best, the most popular prime minister or leader of the country in the world इस समय। तो ये बात उनको पता है, और अब ये मुझे तो कभी कभी लगता था कि लाल बहादुर शास्त्री कर सकते हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि मोदी जी निर्भय होके जाते हैं, पाकिस्तान में भी लैंड कर चुके हैं अचानक नवाज शरीफ के पोते की शादी में शायद। सो इट्स अ डिफरेंट इंडिया। नातिन थी शायद जी। नातिन। लेकिन मैं एक जानना चाहता मार्को रूबियो जब भारत आए थे तो उन्होंने शांत जल में कंकड़ फेंकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी जो ईंधन की जरूरतें हैं, ऊर्जा जरूरतें हैं, वो हम पूरी कर देंगे, हमारे पास बहुत ईंधन है। तो बड़ा टका सा जवाब दिया था एस जयशंकर ने, और पोडियम पर खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां से हमें सस्ता मिलेगा, समय से मिलेगा, बिना किसी बाधा के मिलेगा, भारत वहां से खरीदेगा, क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं वो 150 करोड़ लोगों की जरूरतें हैं। आज क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? फिर एक पत्थर फेंक करके देखा और ये कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो मदद के लिए यूएस खड़ा मिलेगा। पहली बात तो ये है कि ऐसा कौन है जो हम पर अटैक करेगा। दूसरी बात यह है कि भारत ने तो किसी की तरफ देखना ही बंद कर दिया है कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा। हम इतने सक्षम हैं कि अपनी सरहदों की रक्षा सुरक्षा कर सके, उस लायक तो हम हो गए हैं। तो ट्रंप किसको सुनाने की कोशिश कर रहे थे, या
पोस्चरिंग ले रहे थे या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अगर अब पाकिस्तान हम पे हमला करता तो पहले भी उसने हमले करके देख लिए, उसका हश्र क्या हुआ। चाइना को भी पता है कि अब ये 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, तो चाइना की तो हिम्मत ही नहीं होती है हमला करने की। उसने डोकलाम में घुसपैठ करके देख ली, पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करके देख ली, स्टैंड ऑफ रहा और बाद में इसको हटना पड़ा। तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप? ट्रम्प दे रहे थे कि पर्सनल मोदी को कोई हर्ट कर सकता है, ये एक तरीके का वार्निंग था। उन्होंने फिर बाद में बोला कि अगर प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो मैं रक्षा के लिए आऊँगा, बाकी कहीं नहीं आऊँगा। इस तरह हिंट को देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्टडी किया है एंग्लो सैक्सन कल्चर को। एंग्लो सैक्सन कल्चर कभी आपको फेस पे धमकी नहीं देता। देखिए, उनका 2 टारगेट्स हैं कि इंडिया और चीन को भिड़ाओ, वो भिड़ने वाले नहीं है। इंडिया ने बोला इंडिया विल फाइट विद चाइना ऑन इट्स ओन। आपने बिल्कुल सच बताया कि भारत की सैन्य शक्ति आजकल आज वापस उस जगह पे पहुंच चुकी है कि अब चाहे तो वो भारत बहुत लंबी दूरी पे अपने एक्शंस ले सकता है। दे कैन एक्ट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वो अल्जीरिया में एक्शन ले सकते हैं, यूरोप में एक्शन ले सकते हैं, और फिजी की तरफ से जाए तो अमेरिका में भी एक्शन ले सकते हैं। तो उनका एल्यूजन था कि मोदी जी की पर्सनल सिक्योरिटी, मुझे लगता है, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। चाइना के साथ तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान से हो नहीं सकता, अमेरिका स्ट्रेट मिलिट्री अटैक कभी करने वाला नहीं है, कैन नॉट इवन थिंक। तो अब उन्हीं ऑप्शन बचता है ट्रेड या फिर पर्सनल अटैक। ट्रेड का ऑप्शन मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा, अमेरिकन स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टिमोथी इनिशिएटिव है, ये स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्टेट के द्वारा यूएसएड, यूएससीआरएफ, ये सारे स्टेट डिपार्टमेंट के एजेंसीज हैं। टिमोथी इनिशिएटिव की फंडिंग स्टेट फंडिंग होती है। तो अगर स्टेट एजेंसीज के प्रति भारत एक्शन ले रहा है थ्रू अ स्टेट, तो काउंटर एक्शन तो कहीं ना कहीं भारत दिखाएगा ना। तो काउंटर एक्शन कहाँ दिखेगा? सो वो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए एक तरह का वार्निंग था, इफ समथिंग हैपेंस आई विल कम। दुनिया में, पूरी दुनिया में टेरर की जड़ अमेरिका ही है, ये सबको मालूम है। मैं तो इंडिपेंडेंट अमेरिकन ऑथर्स को कोट कर रहा हूँ आपको, वो बोल रहे हैं, बड़े बड़े शोज में जाके बोलते हैं कि हम ही लोग पूरी दुनिया में टेररिस्ट फैलाते हैं। एंड्रू बुस्तामंते, सबको मालूम है, सीआईए का एनालिस्ट था, वो क्या बोला था, वही बोला था वो। सो इसलिए ये वार्निंग को भारत सीरियसली लेगा भी या नहीं भी लेगा, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेड पे इफेक्ट दिखाएगा भारत, ट्रेड नेगोशिएशन में इफेक्ट दिखाएगा, मे बी एफटीए को पोस्टपोन करेगा डिपेंडिंग ऑन द फेवरेबल थिंग। और अभी तो बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहावत होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ सिप्स विद इन कप्स एंड लिप्स। अभी तो ईरान वॉर का डील्स का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है ना, अभी तो चुस्कियां भी ले रहा है कोई चाय की, तो वो अभी मूव कर रहा है, अभी तो साइन नहीं हुआ है। क्या पता इजराइल कुछ शुरू कर दे कल से, एवरीबडी नोज। और खुद ही उन्होंने आज वापस धमकी दे दी है, अगर साइन नहीं हुआ तो मैं फिर बम गिराऊंगा उनके सिर के ऊपर। तो ये ड्रामा अभी आई थिंक कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि कोई डिसाइसिव स्टेप भारत ले सकता है प्रोएक्टिवली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, इसलिए लगातार 3 दिन तक आपको परेशान किया, लेकिन आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। आप अमेरिका की नब्ज़ को भी जानते हैं, और चूँकि भारतीय हैं, तो आप भारत को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते समझते हैं। और जो वैश्विक मंच हैं, उन पर जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो कूटनीति वहाँ देखने को मिलती है, उसकी व्याख्या भी बखूबी करते हैं। तो मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना समय निकाला, तीनों दिन हाँ, महत्वपूर्ण आपका जानकारी। जर्नलिज्म, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट, इसलिए मैं थैंक यू सो थैंक यू। मच। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।